पूरा चित्र भारत का बना करके उन्होंने विश्व के आगे रखा था, उसको साकार होकर के उसका जीवित स्वरूप देखने का कार्य आजादी के 75 वर्ष के बाद मोदी जी के हाथों होता हम देख रहे हैं। और यही कारण है कि इस वर्ष देश भर में जहां जहां भी ये दिवस मनाया जा रहा है, अभूतपूर्व उत्साह है जो शायद पहले कभी देखने को ना मिला। इस बात में मुझे ये भी बात, जब हम स्वामी जी को स्मरण करते हैं, उनके मूल्यों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था प्रकट करते हैं, तो मुझे ध्यान आता है कि हम 11 सितंबर को एक और दिन मनाते हैं, उन्हीं के साथ जोड़ा हुआ। और पिछले ही वर्ष जब 11 सितंबर को, जो कि उनके शिकागो के भाषण का दिवस रहता है, तो जब मुझे इस प्रकार के समारोह में मनाया गया, तो जैसे आज के इस दिवस का शीर्षक रहता है राष्ट्रीय युवा दिवस, उसका रहता है विश्व बंधुत्व दिवस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे। तो मैंने पहुंचते ही आयोजकों से पूछा कि क्या अभी ऐसी नौबत आ गई है क्या कि हमें एक दूसरे को याद करवाना पड़े कि हम बंधु हैं, या हम केवल मात्रवार कहते हैं बंधु और बंधुओं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और श्रेणी में कहीं कोई एक प्राणी दूसरे प्राणी को कहता हो, चाहे वो कौवे की प्राणी हो चाहे कुत्ते की हो, कहता नहीं। तो स्वाभाविक है कि जब एक प्रकार एक ही श्रेणी में एक ही यून में जन्म लिया है, तो स्वाभाविक है कि भाई ही होंगे, और क्या नाता होगा। तो सब चौंक गए। तो मैंने कहा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कई साल पहले जो मिर्जा गालिब कह गए थे कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो आदमी के रूप में जन्म ले लेना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। और ये बात हमें बार बार याद करवानी पड़ती है, और स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेकर के। और उसके साथ जुड़ता एक और प्रसंग है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब एक बड़ी विख्यात, इंडिया विंस फ्रीडम, अब तो इस पीढ़ी में इतनी नहीं रही जो आजादी के तुरंत बाद उन्होंने लिखी थी। और जब कटलो गारत का माहौल था तो उन्होंने लिखा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये दुनिया रहने के काबिल है भी कि नहीं है, कभी कभी मैं इतना बेजार निराश हो जाता हूं। तो फिर वो लिखते हैं कि वो जानते हैं वो क्या चीज है जो मेरे अंदर आशावाद जगाती है। वो चीज है कि मेरे पड़ोस से जब किसी नए बच्चे के जन्म की आवाज आती है उसकी चीखने की, तो मुझे लगता है कि अभी भी खुदा ने इंसान के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ा, एक और इंसान भेज डाला। तो ये जो हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब को जिंदा रखे हुए है बात, वो क्या चीज है और आज के संदर्भ में वो कैसे जुड़ती है, इसका उत्तर स्वामी विवेकानंद जी देंगे। और एक जगह लिखते हैं कि टाइड्स एंड ट्रायल्स ऑफ टाइम डू सी भारत राइजिंग और सबसाइडिंग, बट देयर इज नो डेथ फॉर इट, बिकॉज बाई लाइफ एंड सोल भारत प्रिजर्व्स द धर्मा दैट सस्टेन्स इट्स क्रिएशन। यानी भारत की आत्मा, उसका धर्म। और चूंकि आत्मा सदा जीवित है, धर्म जीवित है, इसलिए भारत की तहजीब और सभ्यता उतार चढ़ाव के बावजूद भी नहीं। और यही सार था उनके भाषण का जब उन्होंने शिकागो में दिया। और ये बात इसलिए कहनी आवश्यक है कि आजकल अनावश्यक कभी कभी विवाद खड़ा हो जाता है कि साहब सनातन धर्म क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो वहां पर अमेरिका की प्रेस में लिखा गया था कि a cyclonic monk from India has come and put सनातन धर्म on the world map। यानी अमेरिका में सनातन धर्म की चर्चा ऐसे 150 बरस पहले होने लगी, और हमारे यहां भी कुछ बुद्धिजीवी इसको लेकर के तरह तरह के विवाद खड़े करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम स्वामी जी को याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में किस प्रकार से उनकी कही हुई बात कहां सार्थक महसूस होती है। क्योंकि मैंने बड़ा विस्तृत भ्रमण किया स्वामी जी के सारे संस्थानों में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में, वो इम्फाल तक गए, अरुणाचल तक गए, थोड़े समय के लिए जम्मू आए थे कश्मीर जाते हुए। स्वामी जी एक और बात कहते हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद आए कि ना आए। कहते हैं कि हिंदू कभी नास्तिक नहीं होता, और जो नास्तिक है वो हिंदू नहीं है। और चूंकि ही वॉज अ वेरी मॉडर्न माइंडेड पर्सन, तो कहते हैं कि समटाइम्स आई फाइंड some youngsters coming to me and saying that they are atheists.
I know this happens sometimes when you read some books, but you get over it very soon. Because he says, even I went through this and then realized it was futile. तो कहने का तात्पर्य ये कि मुझे लगता है कि विवेकानंद has become more relevant than ever before in today's times. Unfortunately, in the last 60-70 years हमने उनको, चूंकि हमारी प्राथमिकताएं कुछ भिन्न रही, इसलिए उनकी विरासत को उस तरह से जिंदा रखने का कभी प्रयास नहीं हुआ। अब जब एक और विवेकानंद जी ये बात कहते हैं हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना जरूरी कि अत्यंत प्रगतिशील थे। ही वॉज नेवर डॉगमेटिक। और जब वो शिकागो से वापस लौटे 1893 के बाद भारत, वहां 2-3 साल रहने के बाद, तो उनको बहुत सारे पत्र आया करते थे। उन दिनों कम्युनिकेशन का एक ही था साधन, पत्र व्यवहार। तो लोग उनको पत्र लिखते, अपनी शंकाएं इजहार करते, उनसे कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते। तो एक अंग्रेज महिला मिसेस नोबल के पत्र के जवाब में वो लिखते हैं, उन्होंने धर्म के बारे में कुछ उनसे जानकारी, कुछ स्पष्टता मांगी थी। तो स्वामी जी लिखते हैं कि रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम लाइफलेस मॉकरी फॉर सम एंड देयरफॉर व्हाट द वर्ल्ड वांट्स इज धर्मा, वर्ल्ड वांट्स इज कैरेक्टर। और यही बात, हालांकि अल्लामा इकबाल की सोच बाद में बदल गई, लेकिन स्वामी जी से प्रभावित थे और उन्होंने लिखा कि मजहब ना चाहिए मुझे, ईमान चाहिए। सो इफ यू आर रिलीजियस फॉर द सेक ऑफ बीइंग रिलीजियस एंड डोंट फॉलो द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर एंड इंटेग्रिटी, इट इज मीनिंगलेस। तो कितनी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल उनकी सोच। और इसी तरह से चूंकि हमने स्वामी विवेकानंद को केवल स्वामी स्वामी कहकर ही पुकारा, उनकी बाकी विचारक और उनकी बाकी पहलुओं पर कभी न शोध किया, न उसको समझने का प्रयास किया, इसलिए हम भूल गए कि आधुनिक भारत में बहुत सारी हमारी ऐसी रिवायतें हैं जिनको देने में भी स्वामी विवेकानंद का काम रहा। उदाहरण के तौर पर शिक्षा। स्वामी जी जहाज में सफर कर रहे थे जमशेद जी टाटा के साथ। चूंकि उन दिनों जहाज का सफर 2-2, 3-3 महीने होता था, तो उन्होंने जमशेद जी को यह आइडिया दिया कि आप जाकर के कुछ शिक्षा के लिए कीजिए। एंड आफ्टर दैट, वन आफ्टर द अदर, टाटा इतने मुतासिर हुए, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने आकर के आगे चलकर मुंबई में जो विश्वविख्यात है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च, वो स्थापित किया। चिकित्सकों के लिए, मेडिकल रिसर्चर्स के लिए, साइंटिफिक वर्कर्स के लिए आज भी वो विश्वविख्यात संस्थान है। उसके बाद उन्होंने नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वहां स्थापित किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल किया। और वही चीज, और साथ ही साथ एजुकेशन के बारे में वो कहा करते थे कि एजुकेशन इज, हम बाहर से लेपा पुथी कर देते हैं, लेकिन हम व्यक्ति विकास या व्यक्तित्व विकास की बात नहीं करते। सो द एग्जैक्ट वर्ड्स ही यूज वाज, वन में ideal of an education should be man making and developing his capacity. What we do is to try to polish the outside. और ये बात इसलिए मैं आज कह रहा हूं क्योंकि बदकिस्मती से उसकी भी चर्चा कम होती है, वो मीडिया को उसकी फुर्सत नहीं। मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन NEP 2020 लाई है, इसी भाव से प्रेरित, जो आपके इनहेरेंट एप्टीट्यूड है, आपके पोटेंशियल्स हैं, जो आपकी प्रतिभाएं जिनका आपको भी एहसास ना हो। टुडे यू कैन जगल विद योर सब्जेक्ट्स। पहले वी वर प्रिजनर्स ऑफ आवर एस्पिरेशन, क्योंकि हमने मैकॉले की नीति पढ़ी। जब स्वामी जी के जमाने में ही 1830 के लगभग मैकॉले हिंदुस्तान आए, उन्होंने एक एजुकेशन पॉलिसी लिखी, दूसरी इंडियन पीनल कोड, और वो कहकर के गए थे कि मैं ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लिख रहा हूं दैट ब्रिटिशर विल लिव बीनीथ द स्किन ऑफ एन इंडियन, कि भारतवासी की चमड़ी के अंदर अंग्रेज बसेगा, और आज तक बसा। तो आपके माता पिता ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल के सब्जेक्ट ले लिए, किसी कारणवश आप नहीं बने तो फिर क्या करना, फिर BSc बायोलॉजी या बॉटनी, वो भी नहीं हुआ फिर क्या करना, और सिविल सर्विस का वो भी नहीं हुआ फिर क्या करना, MSc कर लेना, MSc की फिर भी नहीं हुआ फिर क्या करना, PhD अगर हो गई तो कहीं UGC का काम मिल गया, वो भी नहीं है तो क्या करना। यानी यू आर चेस्ड कॉन्स्टेंटली बाय द एरियाज एंड सब्जेक्ट्स चोजन बाय मे बी नॉट यू बाय अदर्स। अब उसका सुधार, यही भाव था स्वामी जी का
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट्स। आप 12वीं के बाद दूसरे सब्जेक्ट आज जगल कर सकते हैं। आप बायोलॉजी को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। मुझे भी 2 ही दिन पहले एक अध्यापिका मिली, क्वींस मेरी कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज अंग्रेजों के वक्त का चेन्नई में। वो कहने लगे मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूं, मेरी क्लास में फिजिक्स वाले भी आते हैं, सो दैट यू रियलाइज वेयर यू कैन डू योर बेस्ट। और इसी तरह साइंस को लेकर के स्वामी जी का कहना था कि देयर आर 2 डिफरेंट फैकल्टीज, साइंस इज अ फैकल्टी जस्ट एज रिलीजियस इज अ फैकल्टी। ये बात भी आपको मोदी काल में ही समझ में आई, जहां मोदी जी ने प्राचीन भारत की परंपरा और मूल्यों और इतिहास को जीवित रखा, आज भी रख रहे हैं, आज विशेष अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ ये मोदी जी ही थे जिनके कार्यकाल में उस दिन मैं कह रहा था बेस्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर दी साइंटिस्ट, दी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। ना कभी इतना आदर सम्मान मिला, ना कभी इतना सहयोग मिला। और इसीलिए कई लोगों का ये कहना है कि बहुत से समानताएं हैं मोदी जी में और स्वामी जी में, नाम भी एक ही है, नरेंद्र। और स्वतंत्रता को लेकर के जो स्वामी जी ने उस समय लिखा कि वन में गेन पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम, बट इफ ही इज अ स्लेव ऑफ हिज पैशंस एंड डिजायर्स, वन कैन नेवर फील द जॉय ऑफ फ्रीडम। और अंततः वो लिखते हैं, गोल ऑफ लाइफ is not to conquer the world, but the goal of life should be freedom from the world. तो दुनिया को फतेह करने, उसको अपने हाथों में जकड़ने का लक्ष्य के बजाय लक्ष्य अगर ये हो कि मैं दुनिया की बाधाओं से, बंधियों से कैसे अपने आप को मुक्ति प्राप्त कर सकूं, उस बात का एहसास अब 75 वर्ष के बाद आपको होने लगा, जब आपको ये भी महसूस हुआ कि लोकतंत्र का असली अर्थ क्या है। जब आपको ये पता चला कि उज्ज्वला का गैस उस तक पहुंचेगा जिसकी आवश्यकता है, ना कि हिंदू या मुसलमान या ब्राह्मण या राजपूत, और ना ये सोचा जाएगा कि वोट किसको दिया था। तो ये जो सार है जो उस समय का, वो अब अमल में आने लगा। और इसी तरह जब उनके आखिरी दिनों में हमारे यहां पे फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुका था, लाल पाल पाल, जो पुराने इतिहास पढ़ते हैं उनको आएगा, लाल होते थे लाला लाजपत राय उत्तर में, बाल होते थे बाल गंगाधर तिलक पश्चिम में, और पाल होते थे बिपिन चंद्र पाल बंगाल में। देवर कंटेम्पररीज। उसी जमाने में विवेकानंद भी सक्रिय हो गए, और उस जमाने में विवेकानंद जी ने कहा था कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल फ्रीडम। उस बात का एहसास हमें आने लगा आज, जब हमें लगा कि हमें 75 वर्ष के बाद भी हमारी मानसिकता स्वतंत्र नहीं हो पाई। ये बातें मैं केवल क्योंकि मैं कोई वो कथावाचक नहीं हूं, बड़ा ठोस हकीकत का व्यक्ति हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत से एहसास में आई है। मोदी जी ने एक उदाहरण के तौर पर योजना लाई, डीबीटी, जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ताकि मनरेगा की योजनाओं कोई और पेमेंट हो, सीधा उस व्यक्ति के खाते में जाए। वरना पहले क्या होता था कि वहीं पर 100 रुपया, हमने भी जब वेतन लेते थे, डॉक्टर साहब पुराने को याद है, कैशियर हमें पैसे देता, 200 रुपया हमें इकट्ठा रख देते। इट वॉज ए नॉर्म। वो ना हो, बिचौले बेरोजगार हो गए, मोदी जी ने इसलिए ये नई एक अद्भुत योजना। मैं चकित रह गया, मुझे हंसी भी आया और उससे ज्यादा दुख हुआ। हमारे ही क्षेत्र में दूर दराज के गांव में एक बेचारा इतना मासूम सज्जन, उसकी सारी की सारी पेमेंट उसके खाते में आ गई। उस मासूम व्यक्ति ने पैसे निकाले और 200 रुपया निकाल करके गया बीडीओ के दफ्तर, और बड़ी ईमानदारी से उनके मेज पर रखाया, कहना साहब ये सीधे मेरे खाते में। यानी इस प्रकार से 75 बरस गुजर जाने के बाद भी हम उस मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए थे जिसका स्वामी जी ने उस समय आह्वान किया था। और इसीलिए उस समय उन्होंने कहा था कि इंडिया इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर कंट्री बिकॉज वी आर स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। उनका मटेरियलिज्म कैन नॉट कॉन्कर मटेरियलिज्म, लव कैन कॉन्कर मटेरियलिज्म। नफरत से नफरत जीती नहीं जा सकती, लेकिन मोहब्बत से नफरत जीती जा सकती। और उस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का अंदाजा हमें अब हुआ। हमारा चंद्रयान जाता तो उससे पहले हम जाके तिरुपति में उसकी जाके मान्यता मांगते हैं, और जब हो जाता है तो फिर से हमारे साथ साइंसदान आए। तो हाउ
ऑप्टिमली द टू हैव बीन कंबाइंड। सो आवर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का मैं कल ही कह रहा था उस गोष्ठी में जो इंडियन ऑफ द ईयर का हुआ कि 1969 में हमारे इसरो की स्थापना हुई, जब अमेरिका ने एक मानव चांद की धरती पर उतारा, और आज हम अमेरिका से पहले चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए। यानी इसका अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ और भी ताकत है, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। जैसे आप निष्ठा कहें, चाहे आप डिटर्मिनेशन कहें, चाहे विल पावर कहें, क्योंकि हमारे पास साधनों का तो बहुत अभाव था। और इसलिए ये सब बातें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे संस्थापक भी रहे, अपने मृत्यु से कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि स्वामी जीज वर्ड्स रेजोनेट इन एवरी इंडियन। वो लेकिन सुनाई नहीं देते, लेकिन है, उसकी थरथराहट है। अब उसकी गूंज अब सुनने का वक्त आया है, और मुझे लगता है कि मोदी जी के होते हुए उस गूंज को जनमानस का संकल्प में परिवर्तित होते हम सब देख रहे हैं। और इसलिए ये जो हमारा समय है 25 वर्ष का, जैसे मोदी जी अमृत काल भी कहते हैं, और ये हमारा दायित्व है कि भावी पीढ़ी का कैसे निर्माण करना। क्योंकि जब आजाद हिंदुस्तान अपनी सालगिरह मनाएगा 247 में आजादी की 100वीं सालगिरह, और शताब्दी भारत अपना 100 वर्ष का उत्सव मनाएगा, तो ये आज के बच्चे कल के नौजवान होंगे। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसी की जाए, इसका एक स्वरूप, इसकी एक पद्धति स्वामी जी छोड़ गए। और मुझे बधाई देनी है चौहान साहब को भी, सारे आयोजकों को भी, कि आज आपने ये लोकार्पण करके एक नई सुविधा का उसी दिशा में काम किया है। सांसद से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है, शायद यहां तो नहीं, यहां तो बड़े सज्जन लोग बैठे हैं, लेकिन उससे उद्घाटन तभी करवाया जाता है जब उससे ये अपेक्षा होती है अगले उद्घाटन के लिए वो कुछ योगदान भी करेगा। तो लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, आखिर हमने सहयोग करने के लिए एक दूसरे को हम बल देते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कुछ एमपी फंड से भी यहां पर कुछ और सुविधा लाई जाए। इसमें केवल मेरा ये निवेदन है कि अब हमारे पास बहुत आधुनिक तरह के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने जो मोहाली में अस्पताल बनाया है, जिसका भी 1.5 बरस पहले मोदी जी से लोकार्पण करवाया, उसमें हमारी लेटेस्ट, अभी क्वांटम टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट क्वांटम की तर्ज पर हमारी रेडिएशन सुविधा है। यानी अगर किसी को कैंसर हो जाए तो मूविंग ऑर्गन को उसी पॉइंट पर हिट करेगी विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा। रोबोटिक का भी हमारे पास पूरी सुविधा, यानी जो दुनिया में कहीं और है वो हमारे पास समय उपलब्ध है, और हम धीरे धीरे उसको यहां पर भी लाएंगे। यहां पर एक बात हमें समझनी होगी कि अब द एज ऑफ साइलोज इज ओवर। अब हम अकेले काम नहीं कर सकते। और दूसरा ये जो मैं बार बार कहता हूं, और मुझे कोई हिचक नहीं होती कहने में, हालांकि कभी कभी लगता है कि शायद ये थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स बात है, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की अब जो परिभाषा है उसको छोड़ना पड़ेगा। द डिमार्केशन इज ओवर। तो अक्सर हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रहे, और ये मैं, चूंकि विज्ञान के छात्र होने के नाते कहा गया है कि एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी, तो मैं प्रमाण सहित करता हूं कि मेरे 3-4 विभाग जिनसे मैं जुड़ा हूं, जो हमारी सक्सेस स्टोरी है, जो विश्व विख्यात हुई, वो इसलिए सक्सेस स्टोरीज बनी कि हमने उस संकोच को छोड़ दिया। यदि हमने दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन बनाया, मेरे ही विभाग बायोटेक्नोलॉजी ने, कोविड के लिए, तो उसके सारे ट्रायल हमारा फरीदाबाद में इंस्टीट्यूट है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट, वहां किए गए। और मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग भारत बायोकेम ने, कोई संकोच नहीं रहा। उसने अपने हिस्से के पैसे कमाए, हमने अपने हिस्से की ख्याति कमाई। इसी प्रकार यदि चंद्रयान और आदित्य का हुआ तो इसलिए हुआ कि हमने उसको पिछली बंदिशों से खो दिया। पहले जब भी कोई अंतरिक्ष का प्रयोग होता या लॉन्चिंग होता तो मात्र 10 लोग बैठे होते, किवाड़ बंद करके, दरवाजे बंद। आज वहां एक लॉन्चिंग के समय 10-15 हजार लोग लद्दाख से लेकर के केरल तक देखने को आते हैं। इंडस्ट्री बड़ी मात्रा में वहां निवेश कर रही है। 1000 करोड़ रुपए का निवेश केवल 8-9 महीने में हुआ, अप्रैल से दिसंबर तक, और उससे हमारा रिसोर्स बढ़ गया। और इसलिए जब आदित्य की सफलतम लॉन्चिंग हुई तो मुझे औपचारिक घोषणा करनी थी, तो मेरा पहला वाक्य था, द लॉन्चिंग इज बाय इसरो, द मिशन इज होल ऑफ साइंस।
उसमें सारी IITs का योगदान था, सारे इंस्टीट्यूट का योगदान, डॉक्टरों का भी था। अब हमारे अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाएगा उसको स्पेस के लिए तैयार करने का काम भी डॉक्टर लोग कर रहे हैं। तीसरा हमारा रोमा मिशन जो है सक्सेस स्टोरी यहीं से जन्मी, भद्रवाह से, वो भी सफल इसलिए हुई, बीज हमने उपलब्ध करवाए, बीज बोने का काम प्राइवेटली किसान ने किया, जब खेती उग गई तो प्रोडक्ट डेवलप करने का काम हमने अपनी लेबोरेटरी में जाकर के किया, जब मार्केटिंग का काम आया तो हमने पहले टाई अप करके रखा था कुछ एक परफ्यूम कंपनी से महाराष्ट्र में, एक एक शीशी 15-15 हजार की बिकने लगी। वो स्टार्टअप से भी बने और उद्योगपति भी बन गए। और इसलिए धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जो बदलती हुई यहां पर व्यवस्था है उसमें इस प्रकार का भी वातावरण बनेगा। अपोलो अस्पताल के लिए काफी साल लग गए उसको लाने में, पहले जमीन का था, वो आगे कुछ दिन पहले उनका लगभग वो दस्तावेजी काम पूरा हुआ। और दूसरा ये जो हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखना कि हर प्राइवेट वाला चोर है और हर पब्लिक गवर्नमेंट वाला रिश्वतखोर है, ये जो धारणाएं हैं इसको हम छोड़ दें, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के काम आने वाले हैं। तो तेरी फुरकतें भी मेरी, तेरी कुर्बतें भी मेरी, एक ही समाज की संतान है हम। और मेडिकल प्रोफेशन में हम सब रहते हैं, तो like any other profession there is a rivalry which should be taken as a healthy rivalry to grow rather than to retard others' growth, because there is nothing to feel insecure about on account of others, or nothing to feel threatened about on account of others, because the cake is too big. वो लगता है कि साहब सारे पेशेंट ये ले गया तो मेरे तक कोई पहुंचेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब जब मैंने भी प्रैक्टिस शुरू की तो सब मजाक करते थे कि साहब आपको मालूम नहीं है इसका कॉलेज का नाम क्या है, GMC मतलब गुप्ता मेडिकल कॉलेज। तो बोले आपके पास कैसे प्रैक्टिस चलेगी, लेकिन फिर सिलसिला चला और जो पहले से बैठे थे किसी की संख्या भी कम नहीं हुई। और जब अकस्मात मुझे शपथ लेना पड़ा तो 3 सप्ताह की हमारी बुकिंग थी 26 मई 2014 के बाद। तो कहने का तात्पर्य ये कि हम उस बंदिशों से अपने आप को मुक्त कराएं, क्योंकि मोदी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि हमने अमृत काल में भारत को उस प्रतिष्ठा की पहचान देनी है जिसकी हमने कल्पना की है, जिसका स्वप्न देखा, तो फिर प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। और प्रत्येक नागरिक अपनी यथाशक्ति, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुकूल अपनी भूमिका निभा सके, उसके लिए हमारा भी दायित्व है कि हम उसके लिए अनुकूलता पैदा करें। और हम विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए ये सुनिश्चित करें कि वो अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा को भरपूर तौर पर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर सकें। और मुझे लगता है कि आज का दिन, जब एक तरफ अयोध्या मनाया जा रहा है, जब एक तरफ मोदी जी का विशेष अनुष्ठान मनाया जा रहा है, तो इससे और अच्छा कोई दिन नहीं होगा ये संकल्प करने का, और साथ ही साथ इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का संकल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।